चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको पहले एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि कस्टम ड्यूटी होता क्या है। अच्छा, बेसिक आइडिया तो आपको पता है कि इट इज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए जीएसटी ही अप्लाई होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसके आगे जो भी मेरा कस्टम का डिस्कशन होगा इट इज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स ओनली। Whenever question comes regarding import or export of service, आपने को कहाँ पे जाना पड़ेगा? गुड एंड सिंपल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो। सो अभी पहले अपन थोड़ा बेसिक देखते हैं, है ना। देखो क्या होगा। अच्छा, ये जो पहला चैप्टर है ना, पहले चैप्टर में मैंने आपको सब दिया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या क्या है। तो पहले कुछ बेसिक्स बताता हूँ कि कस्टम ड्यूटी आया कहाँ से, है ना। कस्टम ड्यूटी आया कहाँ से? कस्टम का मतलब है ट्रेडिशन। कस्टम का मतलब क्या है? ट्रेडिशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कस्टम? ट्रेडिशन। तो कस्टम आने से देखो, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री दिया है। ये हिस्ट्री आपको पढ़ना है कि पहले क्या होता था। लेट्स से मैं एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन हूँ और मेरे को कोई गुड्स जो है वो सेल करना है। मैं बात कर रहा हूँ पुराने ज़माने के, राजे महाराजों के ज़माने में। तो मेरे को, मैं जिस राजा के टेरिटरी में जाता हूँ मेरे को उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? परमिशन। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब उनके यहाँ पे। तो ये परमिशन लेने के लिए मतलब ऑफिशियल नहीं था, बट एक कस्टम बन चुका था। आई यूज टू ऑफर देम सम गिफ्ट एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन। मैं उनको क्या देता था? गिफ्ट देता था, है ना। मतलब बाहर से कोई बंदा राजा की टेरिटरी में आ रहा है तो उसको क्या देता था? गिफ्ट। इसी ट्रेडिशन को गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करके कस्टम ड्यूटी में, इसलिए उसका नाम रखा कस्टम। कस्टम मीन्स ट्रेडिशन। जैसे अपना घर पे बर्थडे है तो अपन बड़ों के पाँव छूते हैं। देयर इज नो पाँव छूना एक्ट, है ना। करेक्ट ना। दिवाली में अपन भगवान की लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन के दिन। मतलब कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, बट देयर इज नो एक्ट, दिवाली एक्ट। हु केम लास्ट? भाई उसको एकदम बंद मत करना। हाँ, क्या हो गया? ठीक है, जल्दी आओ, 1 बजे के पहले आओ। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था। तो ये दिवाली के दिन अपन घर पे पूजा करते हैं। सो कोई एक्ट है क्या? दिवाली एक्ट कि अपने घर पूजा नहीं किया लक्ष्मी पूजन का, तो अंडर दिस सेक्शन आपको इतना पेनल्टी लगेगा? नहीं। तो ऐसा है। तो ये ट्रेडिशन था जिसको गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया इनटू कस्टम। ठीक है। एंड ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन गुड्स। ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन गुड्स। सो वर्ड टैक्स क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये ना टैक्स जो होता है वो सर्विसेज भी था, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स। तो टैक्स और गुड्स, मतलब टैक्स हो या टैक्स इनकम में भी लगता है, बट ड्यूटी का मतलब है ऑब्लिगेशन। ओके, तो इसका नाम क्या दिया? कस्टम ड्यूटी। इसका नाम क्या दिया? कस्टम ड्यूटी। तो देखो, एंड एज पर द एंशिएंट कस्टम अ मर्चेंट एंटरिंग इनटू किंगडम विद हिज गुड्स हैड टू मेक सुटेबल गिफ्ट टू द किंग। इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस कस्टम वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू कस्टम ड्यूटी। इसको किस में कन्वर्ट किया गया? कस्टम ड्यूटी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है। नाउ कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, हमको पता ही है। इट इज लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया एज पर एंट्री नंबर 83 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट 1 का मतलब है ये रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लिस्ट 1 में जो भी ड्यूटीज टैक्सेस आते हैं किसको आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में है, लिस्ट 3 में अभी, क्योंकि सेंट्रल को मिलता है और स्टेट को भी मिलता है। ये कहाँ पे है? लिस्ट 1 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको कस्टम का बता दें कि कस्टम आया कहाँ से। तो कस्टम वर्ड कहाँ से है? ट्रेडिशन। एंड ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन गुड्स। मैं आपको उसका भी डिफरेंस बताने वाला हूँ कि कस्टम टैक्स और ड्यूटी में फर्क क्या है। मैं आपको 1 दिन का समय दे रहा हूँ, आप ढूंढो जरा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। अभी एग्जाम्पल मत देना इनकम टैक्स, नहीं, डिफरेंस चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो, आई थिंक ये एकदम बेसिक था, इसमें कुछ मैंने आज सच आपको चैलेंजिंग नहीं पढ़ा है। अभी आपने को भी नोट्स की जरूरत नहीं है। अभी मैं पहले पूरा आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ कस्टम का, एंड फिर अपन धीरे धीरे अपने को नोट्स की जरूरत लगेगी। मैं पहले 2-3 पॉइंट पढ़ लेता हूँ।
कस्टम एक्ट इंडिया में कब आया? 1962 के पहले। तो उसके पहले क्या था सर, वो भी मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो अभी जो मैं आपको एक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये एक्ट बना है 1962 में, इसमें हर साल अमेंडमेंट्स होते गए। तो अपन एक्ट पढ़ रहे हैं 1962, बट अपन अमेंडमेंट सभी लेटेस्ट कवर करने वाले हैं। ये केम इनटू फोर्स कब से हुआ? 1 फरवरी 1963। एंड ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये डेफिनेशन ऑफ इंडिया क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड इसमें टोटल ओनली 161 सेक्शन है एंड ओनली 17 चैप्टर से। ये मैं बात कर रहा हूँ पूरे लॉ की। आपने को उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब पूरा ही पढ़ना है ना। छोटा सा सिलेबस, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस 161 सेक्शन है। ओनली बोलने का मतलब लोड नहीं आता है ना, तो प्रेशर आता है। ओके, तो ये तो बेसिक था। अभी अपना ये कुछ भारी चीजें पढ़ते हैं, मजा आएगा आपको। ये मेरा बहुत फेवरेट है, मतलब ये पढ़ने को मेरे को बहुत मजा आता है। डीटी में क्या है, डीटी थोड़ा मेरे को बोरिंग लगता है, बट इंडियन टैक्स में जब मैं आता हूँ, सो आई कैन गिव वेरी गुड एग्जाम्पल्स। सो देखो अभी, और मेरे को क्या इसमें पे फ्रीडम मिलता है, कुछ भी पढ़ाओ, कोई सामने कुछ बोल नहीं सकता। चलो, तो कस्टम एक्ट कब बना? 1962 में। अभी ये एक्ट क्यों बना, अपन रोज का डिस्कशन करेंगे, पूरा बेसिक बताऊंगा क्या क्या इसका होगा। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था ये कस्टम ड्यूटी, कस्टम बनाने का, टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेगुलेट? रेगुलेट में सभी चीजें आ गई। जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, जो गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं, उस पर सही ड्यूटी लगना चाहिए जहां जहां पे एप्लीकेबल है। स्मगलिंग को प्रिवेंट करना है, नहीं तो बाहर से आर्म्स एम्युनिशन आए तो रेगुलेट मतलब इट्स नॉट ओनली लेविंग ड्यूटी, कलेक्शन होना चाहिए बराबर, उसका पेमेंट बराबर होना चाहिए। तो पूरा उसको स्ट्रक्चर वाइज ये करना है, क्योंकि अभी 1992 के बाद ग्लोबलाइजेशन का महत्व बढ़ चुका है। ओके, टू प्रिवेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम डंपिंग। डंपिंग का मतलब है सस्ते दाम में गुड्स इंडिया में, हम बोलते हैं ना चाइना से डंप किया हुआ है। तो ये जब डंपिंग होता है तो इंडियन इंडस्ट्री को डैमेज होता है, क्योंकि फिर अपन सस्ता लेंगे। जैसे बीच में देखो चाइना का ट्रेंड था, वो 10-10 रुपये में भारी भारी चीजें मिलती थी। अभी भी मिलता है कहीं पे चाइना गुड्स, चले तक चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसा बोलते हैं, है ना। मतलब मेरे को ये लाइन की बात है, मैं एक बार शॉप में गया था तो बोला से चाइनीज है। मैं क्या ले रहा था मेरे को याद नहीं, शायद कनेक्टर लेने गया था। तो इसका ओरिजिनल कनेक्टर 750 को है और सेम कनेक्टर चाइनीज का 50 तक है। बोला सर दिखने को तो सेम ही है। बोला हाँ। मैं बोला इसकी गारंटी क्या है? बोला सर चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। एक बार आप दुकान से बाहर निकले तो मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, हम आपके हैं कौन। और इसमें इसमें मैं आपको 1 साल का वारंटी दूंगा, क्योंकि कंपनी देती है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये डंपिंग जब इंडिया में होता है तो इंडियन इंडस्ट्री तो सफर हो जाता है ना, क्योंकि सस्ते दामों में गुड्स, जैसे मैंने देखा था वो इंडिया में, देखो यहाँ पे पुणे में ना मार्केट है, वहाँ पे चाइनीज मोबाइल मिलते हैं। आप एक बार मोबाइल देखना, उसमें एक साथ आई हैव सीन वन स्टूडेंट ब्रॉट 8 सिम कार्ड बैठते हैं, 8 3000 में। एंड उसके आप अगर फीचर्स देखेंगे तो फॉरगेट अबाउट एप्पल, नेक्स्ट लेवल फीचर। स्पीकर का क्वालिटी मतलब ऐसे लगे गणपति में आप नाच रहे हो, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, नेक्स्ट लेवल। 3000 रुपये में 8 सिम कार्ड। बोला भाई तू खुद खो जाएगा कि तेरा नंबर कौन सा है, इतने सिम कार्ड यूज किया। तो किसी ने पूछा तो बोलेगा मैं सोच के बताता हूँ, या फिर तेरे को विजिटिंग कार्ड कैरी करना पड़ेगा कि दीज आर माई 8 नंबर्स, विच वन यू वांट, है ना। कितने नंबर कैसे रन करेगा। तो एनीवेज, एंड टू कलेक्ट द मेन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसमें होता है। ओके, तो ये बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव है। नाउ अभी इसका मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं थोड़ा वहां पे जाता हूँ, हिस्ट्री में जाते हैं। जैसे ये एक्ट 1962 में आया ना, तो उसके पहले क्या था सर? उसके पहले होते थे 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब अभी भी 3 ही है। बोलो, 3 तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एक कट हो रहा है क्या गाइस? 1 मिनट। गाइस जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है पीपीटी पूरा? हाँ। तो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तीन ही तरीके हैं, एक बाय एयर, बाय शिप। 90% ट्रांसपोर्ट शिप से होता है क्योंकि वो चिपेस्ट है एंड ह्यूज, मतलब यस आप बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा शिप का साइज, मेरे पास एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि शिप का साइज कितना होता है। एक मेरे पास वीडियो है, शिप के बेस में 2-3 हज़ार कार बैठ जाते हैं, 1000 कार्स, यस मतलब वो छोटा नहीं, टॉय नहीं। तुम बोलेंगे सर साइज बताओ, नॉर्मल कार, ओके हाँ। तो 3 तरह के कार से, अच्छा मैं आप सब जिंदा है ना ऑनलाइन? ऑनलाइन इज एवरीवन जिंदा? हाँ है ना, हाँ हाँ। तो 3 तरह से होते, तो पहले 3 अलग अलग एक्ट थे, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट, सी कस्टम एक्ट एंड लैंड कस्टम। अच्छा रेलवे भी था, रेलवे से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। आई थिंक अमृतसर से कराची समझौता एक्सप्रेस था एक, आई एम नॉट श्योर अमृतसर और समवेयर, बट इट वाज फ्रॉम अमृतसर टू कराची, समझौता एक्सप्रेस था। तो वो ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड वो टेररिस्ट वहां पे जाके तो गोली मारते थे, तो बंद हो गया। इसलिए रेलवे भी कस्टम में कवर्ड है, रेलवे भी कस्टम में कवर्ड है। तो ये 3 अलग अलग एक्ट थे 1962 के पहले। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तीनों के फिर प्रोसीजर अलग, तो गवर्नमेंट इसको मिक्स करके क्या कर दिया, एक ही एक्ट बना दिया, कस्टम एक्ट 1962। तो ये है आज का हिस्ट्री, मतलब आज मैंने हिस्ट्री बताया कि 1962 के पहले भी कस्टम था, बट 3 अलग अलग एक्ट थे। नाउ इन दिस वन एक्ट मैं आपको तीनों पढ़ाने वाला हूँ, बाय एयर, बाय रोड एंड बाय शिप, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, सभी के प्रोसीजर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ जगह पे कॉमन प्रोसीजर है, कुछ जगह पे स्पेसिफिक प्रोसीजर है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये था हिस्ट्री, ये था हिस्ट्री। आगे नाउ अभी एक WTO का कस्टम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। WTO ग्लोबल, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना, उस समय कस्टम ड्यूटी रेट था 5% बिफोर इंडिपेंडेंस। हाँ चलो ओके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रेट था वो हो गया 300%। तो 300% क्यों किया? क्योंकि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज ऑल टुगेदर न्यू इंडिया, और अपने को नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि अपने जो लोकल इंडस्ट्री उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि बाहर से अगर नए लोग इंडिया में आ गए तो इंडियन इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश, हाँ तो ये डर के माने उन्होंने क्या कर दिया था, कस्टम ड्यूटी रेट अप टू 300% बढ़ा दिए थे, ताकि इंडिया में कोई इंपोर्ट ना कर पाए। अभी इसका एक्चुअली किया क्यों था, है ना, टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ओके। एंड प्लस गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, इंपोर्ट लाइसेंस लगेगा, है ना, इंपोर्ट बहुत सारे अलग अलग लाइसेंस लगाए थे, ये लाइसेंस नहीं रहेगा तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड कर रखा था कि, तो ताकि बाहर के लोगों को क्या करना है, डिस्करेज करना है, ताकि ऐसा गवर्नमेंट का थॉट था कि इंडियन इंडस्ट्री को टाइम मिलेगा खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। बट हुआ उल्टा, इंडियन इंडस्ट्री ने उसका गलत फायदा लिया। क्या हो गया, गलत फायदा लिया, उन्होंने खुद को इंप्रूव नहीं किया, इसलिए काफी सारे गवर्नमेंट के कंपनीज कितने सारे लॉसेस में चलते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है कि हमको कोई कंपटीशन नहीं है, जॉब खोने का डर ही नहीं है, एंड जहाँ पे कंपटीशन नहीं वहाँ पे ग्रोथ नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ता है, कम नहीं होता है। कंपटीशन से आदमी क्या करता है, खुद को इंप्रूव करता है। सो अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो यू हैव टू फेस द कंपटीशन, करेक्ट ना। तो ये गवर्नमेंट ने उनको कंपटीशन फेस करने ही नहीं दिया, एंड उससे क्या हो गया, फिर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन हुआ 1992 में, ये यही तो वन ऑफ द रीजन है। क्या रीजन है कि फिर 1992 में क्या हुआ आपको पता है ना, इंडिया के रिस्ट्रिक्शंस, मतलब 1980 से बहुत सारे गवर्नमेंट बोल रहे थे कि आप ये रिस्ट्रिक्शन हटाओ, बट इंडियन गवर्नमेंट ने सुना नहीं। तो क्या हो गया, इंडियन इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाया, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते गए, इनकम कम होते गया, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा। 1992 में ऐसा सिचुएशन था कि इन्फ्लेशन लगभग 14% तक पहुंच गया था, एंड वी वे टेकिंग मनी टू रीपे लोन, मतलब वर्ल्ड बैंक से हमने जो लोन लिया था ना, वो रीपे करने के लिए हम लोन लेके वो EMI भर रहे थे, एंड अपने पास ओनली 14 डेज का रेशियो बाकी था टू सर्वाइव। इसलिए फिर मनमोहन सिंह जी को क्या करना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी को
ओपन अप करना पड़ा, ये वन ऑफ द रीजन है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो प्रॉब्लम है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इंडस्ट्री को कंपटीशन फेस करने, उनको प्रोटेक्ट करते गए, छोटा बच्चा है छोटा बच्चा है, बट वो उस समय उनका पॉलिसी सही था, बट इंडियन इंडस्ट्री उतना ग्रोथ नहीं किया। फिर देखो 1992 के बाद आप देखना जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हैं, मैकडी वगैरह, सैमसंग, एलजी, अभी आप जो चीज़ें यूज कर रहे हैं इसमें 80% फॉरेन ब्रांड्स है। वो कब है आप थोड़ा सोचो इंडिया में, ऑल आफ्टर 1992, क्योंकि उसके बाद सिचुएशंस फेवरेबल बना, इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना इजी हो गया, रेट्स कम हो गए, अभी रेट 10-15% है, सो नाउ रेट्स नॉर्मल हो गए एंड फिर चीज़ें चेंज। ये उसका एक मैं आपको जस्ट नॉलेज दे रहा हूँ कि कस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, गवर्नमेंट ने कैसे, तो ये वन ऑफ द रीजन है। वो जो हुआ ना ग्लोबलाइजेशन 1992 में, इंडियन इकोनॉमी को क्या करते, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, कोई भी कभी जाके बिजनेस कर सकता है, बाहर का भी यहाँ पे आ सकता है विद मिनिमम लाइसेंस, मिनिमम रिक्वायरमेंट। दिस इज वन ऑफ द रीजन। गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ने लगा क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री ने ग्रोथ नहीं किया, वो इतने अच्छे क्वालिटी का माल बना ही नहीं पाया कि जिससे एक्सपोर्ट हो सके, है ना। अभी सब चीजें चेंज हो गई है। ओके, नाउ देन प्रैक्टिस ऑफ हवाला, स्मगलिंग बढ़ गया था, है ना, तो स्मगलिंग को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, फिर कस्टम एक्ट मतलब लाना पड़ा। मतलब कस्टम एक्ट तो पहले आया था बट उसमें डेवलपमेंट होते गए। ओके, तो अभी इसमें से आपको क्या लर्न करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। स्ट्रक्चर जो सेकंड पार्ट है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ाया नहीं, अभी मैं वहां तक गया नहीं। अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेक्शन 12 से। सेक्शन 12 जो है ये कस्टम का चार्जिंग सेक्शन है। ये अगर आपने आज समझ लिया तो मेरे को आगे पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। क्या लिखा है, मैं पहले पूरा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एंड फिर उसका डिटेल से एनालिसिस करते हैं। देखो कस्टम एक्ट का जो, जैसे जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन है ना, जीएसटी का सेक्शन 9 है, सीजीएसटी का, आईजीएसटी का 5 है। तो चार्जिंग सेक्शन मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्जिंग सेक्शन, जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप क्या करो, कस्टम ड्यूटी लगाओ। तो यह है चार्जिंग सेक्शन 12। क्या लिखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। मतलब मैं पहले पढ़ता हूं, और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स at such rate as may be specified under Custom Tariff Act 1975 or any other law for timing in force, duties on goods imported or exported। तो custom duties only on goods। अगर import export सर्विस का आता है तो उसमें IGST लगता है, वो GST में आता है। कहाँ पे आता है, GST में। ओके, अभी अपन ये तो मैंने देख लिया चार्जिंग सेक्शन 12। अभी ये देखोगे क्या ना, ये जो चार्जिंग सेक्शन है ये हैंडीकैप्ड सेक्शन है ना, ये टूटा फूटा सेक्शन है। मतलब कस्टम को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं। कस्टम क्या बोलता है कि अगर इस एक्ट में कुछ नहीं लिखा है या किसी दूसरे एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो तुम मेरी आवाज सुनो, एंड मेरी आवाज सुनने के बाद एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 आप ड्यूटी लगाओ ऑन द गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो चार्जिंग सेक्शन 12 है ये क्या बोल रहा है, देखो मतलब ये हैंडीकैप्ड है, ये बोल रहा है कि मेरे अगर घर वाले मेरे को पागल नहीं बोल रहे, मेरे को बाहर वाले पागल नहीं बोल रहे, तो मैं पागल नहीं हूं। मतलब उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, तो आई कॉल इट एज हैंडीकैप्ड चार्जिंग सेक्शन। क्योंकि अगर मतलब इसी एक्ट में अगर किसी दूसरे जगह पे कुछ लिखा है तो सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होगा। किसी और एक्ट में, कौन सा, फेमा के बहुत सारे प्रोविजंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट आते हैं यहाँ पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ करेंसी होता है। तो वहां पे कुछ लिखा गया है रिगार्डिंग माय कस्टम, तो उनकी आवाज सुनो। तो पहले मेरे घर वालों की आवाज सुनो, फिर दोस्तों की आवाज सुनो। वो दोनों अगर मेरे को पागल नहीं बोलते तो फिर मैं मानता हूं कि मैं पागल नहीं हूं, उसका कोई खुद का जजमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है चार्जिंग सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी इसमें एक नया वर्ड है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अभी जीएसटी में कैसा होता है, जीएसटी में है सीजीएसटी एक्ट, एचजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूजीएसटी एक्ट। उसी एक्ट में जीएसटी के रेट्स दिए हैं 0%, 5%, 12%। सो अंडर जीएसटी एक्ट और रेट्स एक ही इसमें दिया है। कस्टम में वैसा नहीं है, रेट्स के लिए अलग से दिया है कस्टम टैरिफ एक्ट। तो कस्टम एक्ट 1962 उसमें सब रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस दिए हैं, बट प्रोडक्ट पे रेट्स कौन से लगेंगे, मतलब कस्टम जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा
तो उस पर टैक्स कौन से रेट से लगेगा, कस्टम ड्यूटी क्या रेट से लगेगा, ये कस्टम टैरिफ एक्ट में दिया है। तो दिस इज द ओनली वन एक्ट जहां पे दो अलग अलग है। अब इसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड चैप्टर अपना है कस्टम टैरिफ एक्ट और इंडेक्स पे, क्योंकि ये चैप्टर है, एक वर्ड नहीं है। तो आपके मन में क्वेश्चन चाहिए कि सर एक्ट 1962 में बना, टैरिफ एक्ट 1975 में बना, तो 13 साल क्या था, 13 साल कस्टम ड्यूटी था, वो एज पर कस्टम एक्ट था 1962। 1975 में ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन वो एक्ट को अलग बनाना पड़ा। वो क्या है मैं आपको इस चैप्टर पढ़ाऊंगा, आई थिंक सेकंड चैप्टर है ना, हाँ, तो उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर है। सो अभी जब इतना बताया उतना आप लर्न करो। ये क्लियर है क्या, प्लीज राइट डाउन दिस डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेस है कस्टम का। यहां से मैं कस्टम ड्यूटी पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं। तो सेक्शन 12 क्या है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम है। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है क्या जो मैंने बताया, अभी अपना बेसिक ही चल रहा है, मतलब मैं बहुत टेक्निकल लेवल पे गया नहीं हूं। एक सेकंड, ये स्क्रीन क्यों हो रहा है, हाँ अभी पूरा दिख रहा है डायग्राम। हो गया, डन। तो अभी मैं यहां से शुरुआत करूंगा। तो पहले अपने को समझना पड़ेगा गुड्स का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि तीन वर्ड तो इंपॉर्टेंट है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड गुड्स। पूरा सिलेबस किस पे है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये तीन वर्ड अपन समझेंगे। ऑनलाइन होने का डन बोल देना। उसके नीचे कुछ नहीं, उतना ही लिखा है, इंपोर्टेड ही लिखा है। अबे उतना ही लिखा है इंपोर्टेड। मैं इसको और एडजस्ट करता हूँ थोड़ा, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। चलो नाउ, तो अभी यहां से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। पहला मैं पहले आपको बताऊंगा गुड्स का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये तीन वर्ड जब तक नहीं समझेंगे टॉपिक पढ़ के मतलब नहीं है। ओके चलो, तो नाउ नोट्स में जो पहले अपने को डेफिनेशंस पढ़ना है, बट उसके पहले अपन थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। जो डायग्राम में था ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, ये आपने पढ़ा है, बस रिवीजन ले रहा हूं। बोलो, आर्टिकल 265 सबने पढ़ा है क्या, आर्टिकल 265 इसका मतलब कौन बताएगा, मतलब नहीं सिंपल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज। हाँ ये कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हाँ, मतलब नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का, लेवी का मतलब है क्रिएशन ऑफ चार्ज, लेवी का मतलब होता है, हाँ, तो जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगा तो कोई भी टैक्स लगाए
नहीं जाएगा। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 245? आर्टिकल 245 क्या याद है क्या? एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। अपने पढ़ा है ना कि आर्टिकल 245 में क्या लिखा है? इट एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, लॉ कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट। और उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी उनके लिए इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो बनाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो अपने लिए कौन सा मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर? श्रीमती निर्मला सीतारामन। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर? मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, बट एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में ऑल्सो लॉ फॉर, हाँ यस, कुछ स्टेट में स्टेट लॉ भी चलते हैं। जैसे जीएसटी में एसजीएसटी एक्ट हर एक स्टेट क्या करेगा? पास करेगा। तो कुछ लॉ पार्लियामेंट करेगा जो पूरे इंडिया में अप्लाई होंगे, एंड कुछ लॉ खाली स्टेट में अप्लाई होंगे, तो वो स्टेट पास करेगा। आई थिंक फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, मतलब आपको पता है कि पार्लियामेंट ने क्या बोला है? लॉज आर एनेक्टेड बाय यूनियन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, द एलोकेशन सब्जेक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्पेल्ड आउट बाय आर्टिकल 246। यस, तो आर्टिकल 246 में क्या किया है? रेवेन्यू को क्या किया है? एलोकेशन किया है। तो देखो आगे आ गया आर्टिकल 246। देखो क्या लिखा आर्टिकल 246 में? 3 लिस्ट है, ये आपको पता ही रहेगा। लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। व्हाट इज लिस्ट 1? इसमें जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो किसको मिलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे। डायरेक्ट टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, कहाँ पे? मतलब हाँ हाँ, मतलब मेरे बराबर है ना। मेरे को लगा कि मेरे इसमें कुछ कंफ्यूजन है। हाँ, नाउ अभी देखो लिस्ट 1 में मैंने खाली कस्टम का दिया क्योंकि अभी अपन कस्टम ड्यूटी पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, तो एंट्री नंबर 82 83, ये जो रेवेन्यू किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब इसको क्या बोलना है? पार्लियामेंट। अभी कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, अभी आप बोलेंगे ये क्यों वर्ड है? एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्मली टेंडेंसी क्या थी कि कस्टम ड्यूटी मीन्स ओनली ऑन इंपोर्ट, ऐसे ही लोगों का थॉट प्रोसेस था। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगती है। बट एक्सपोर्ट पे कुछ बहुत ही कम आइटम्स पे ड्यूटी है, मतलब हार्डली फ्यू आइटम्स पे ड्यूटी है। क्योंकि एक्सपोर्ट पे अपन ड्यूटी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसमें इंडिया में फॉरेन करेंसी आता है, एंड प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो उसका मार्केटेबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं आती, दैट इज देयर इज नो ड्यूटी। बट जिस प्रोडक्ट पे अपना डोमिनेंस है इंडिया का, जहाँ पे बताए कि वहाँ पे मिलता ही नहीं है, तो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अपन कस्टम ड्यूटी लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे अपना निगोशिएशन पावर ज़्यादा है। अदरवाइज वी आर ऑलवेज ऑन रिसीविंग एंड, बट इन फ्यू केसेस वी हैव सम प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब अपना थोड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट पे है। इसलिए अपने को एग्जाम में जितने क्वेश्चन दिखेंगे आपको इंपोर्ट के दिखेंगे, एक्सपोर्ट के नहीं दिखेंगे। एंड देखा तो भी वो रेट वगैरह सब देंगे, ठीक है। अपन पढ़ने वाले दोनों ही है, बट मैं आपको जस्ट एनालिसिस बता रहा हूँ। सो इवन मैं भी आपको जो एग्जाम्पल दूंगा 80-90% इंपोर्ट के होंगे, बिकॉज ऑन एक्सपोर्ट देयर इज नो ड्यूटी, फ्यू प्रोडक्ट पे ड्यूटी है। एक जस्ट आपको दिमाग में रखना है पॉइंट। लिस्ट 2 क्या है बताऊं? स्टेट लिस्ट, जहां पे पूरा अधिकार किसको है? स्टेट को है। जैसे पहले वैट लिस्ट 2 में आता था, है ना। वैट कहाँ पे आता था? लिस्ट 2, है ना। एंड व्हाट इज लिस्ट 3? जीएसटी इसमें आता है, कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का अधिकार है, ठीक है। चलो नाउ अभी टैक्स का हायरार्की अब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट क्या है? वो लॉ बनाता है या इट्स अ सोर्स ऑफ एनी लॉ इन इंडिया? मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं जाता है, पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। इसलिए जब जीएसटी लाया गया तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? अमेंडमेंट किया गया। वो एंट्री वहां पे डाला गया
एंड उसके बाद फिर पार्लियामेंट को अधिकार दे कि अभी तुम क्या बनाओ, लॉ बनाओ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा था, उस समय एक्साइज ड्यूटी लिखा था, अलग अलग लॉ थे, उस समय जीएसटी थोड़ी लिखा था। जीएसटी तो अभी 2017 में आया। तो पहले पार्लियामेंट में क्या किया, अमेंडमेंट बिल पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें जीएसटी का एंट्री ऐड किया, एंड उसके बाद आगे जीएसटी का आपने देखा वैसे हो गया। ऑल द एक्ट लॉज आर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ एक्ट क्या होता है, एक्ट जो पार्लियामेंट पास करता है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल प्रिवील ओवर द एक्ट। ठीक है, ये आपने पढ़ाई है। रूल्स, नाउ रूल्स क्या होते हैं, देखो सुनो, एक्ट कहां पे बनता है, पार्लियामेंट में। एक्ट कहां पे बनता है, पार्लियामेंट में। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए ऐसा बोला है कि पार्लियामेंट को पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के लिए एक्ट बना सकता है, वो एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए यू नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर इनडायरेक्ट टैक्स विच इज द अपेक्स बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, एंड वहां पे डीटी में सीबीडीटी है, राइट ना। सो रूल्स कौन इश्यू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स की जरूरत क्या है, फॉर द इंप्लीमेंटेशन। अभी मैं आपको कुछ रूल्स के एग्जाम्पल देता हूं थोड़े अलग से। रूल्स की जरूरत क्या है, जैसे मैं आपको अभी एक इनकम टैक्स का प्रोविजन बताता हूँ। पीजीपीपी में एक सेक्शन अपन ने पढ़ा था 48(3), जहाँ पे कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 एंड 35,000 करते तो 100% क्या होता है, डिसअलाउ होता है। वो सेक्शन शायद 2003 या 4 में आया था, मतलब हाँ उसका आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, बट आया था। तो उस समय गवर्नमेंट को समझा रही है, एक्ट तो बन गया, पार्लियामेंट में सेक्शन वगैरह सब हो गया, पर इसको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ केसेस में जेन्युइन रीजन है जहां पे कैश पेमेंट अलाउ करना पड़ेगा। फिर रूल्स लाए गए, एंड रूल्स में लिखा गया कि जिस दिन बैंक को छुट्टी है, या अगर बैंक स्ट्राइक पे है, या मैं ऐसी जगह पे पेमेंट करूँगी जहां पे बैंक है ही नहीं, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कहां से करूंगा। फिर वो रूल्स में लिखा गया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो डायरेक्टली 48(3) इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट ने समझा कि बहुत सारे चैलेंजेस इसमें, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर वो रूल्स बनाए। तो जहां जहां पे अपन ने रूल्स बनाए उसका काम क्या है, एक्ट। चलो नाउ, हाँ तो रूल्स कौन बनाता है, अपन ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एग्जांपल देके रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। एक्ट शैल प्रिविल्स द रूल्स, यस, मतलब जो रूल्स बनेंगे वो एक्ट के हिसाब से बनेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होने चाहिए, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर एक्ट में लिखा है, रूल्स में अलग लिखा है। नाउ रेगुलेशंस क्या होता है, सेम, बस ये इशू करता है सीबीएसई, दैट इज द डिफरेंस। ये 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस, या मेरा जो पहला टेस्ट होगा उसमें भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस में। रूल्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेशंस आर इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया टैक्स एंड कस्टम, बाकी सब सेम ही है, लेकिन रूल्स शैल प्रिविल रेगुलेशंस, मतलब सबसे ऊपर एक्ट, एक्ट शैल प्रिविल रूल्स, रूल शैल प्रिविल रेगुलेशंस, एंड इन दोनों को प्रिविल कौन करेगा, एक्ट। Now, what is notification? It is issued by central government to exempt duties to prescribe the procedure under Custom Act. मतलब क्या है? See, depend upon the need of the economy, गवर्नमेंट को चेंजेस करने पड़ते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन होते हैं क्या बेसिकली? नोटिफाई करना मतलब इन्फॉर्म करना। जैसे कोविड की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। अभी एक्ट तो ऑलरेडी बन चुका था, एक्ट एक ही बार बनता है पार्लियामेंट में, जो अपना बजट सेशन है। अभी हर बार थोड़ी पार्लियामेंट सेशन में रहेगा और एक्ट बनते रहेंगे। तो टाइमिंग गवर्नमेंट को कोई अगर चेंजेस करना है इमरजेंसी बेसिस पे या रिक्वायर्ड है ना, जनता की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड पे, तो उसको नोटिफाई किया जाता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, एंड बाद में उसको पार्लियामेंट में रख के क्या किया जाता है, अप्रूवल लेके उसको फिर एक्ट में ऐड किया जाता है। तो नोटिफिकेशन अपन ने लाया भी, तो भी बाद में क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो नोटिफिकेशन क्यों लाते हैं कि कुछ जरूरत है। अभी एक्ट बनने तक हम रुक नहीं सकते, क्योंकि एक्ट तो बजट तो साल में एक ही बार आएगा, एंड पार्लियामेंट थोड़ी 365 दिन चलता है। सभी एमपी एमएलए पार्लियामेंट बैठेंगे तो अपने लिए काम कौन करेगा। तो पार्लियामेंट वर्क्स इन ए सेशन, दैट इज द रीजन। वो वहां पे गए तो यहाँ पे कौन काम करेगा, है ना, वैसा होता है।
तो इसलिए नोटिफिकेशन लाए जाते हैं कि कुछ नोटिफाई करना है। जैसे कोविड की वजह से जैसे कोविड का जो वैक्सीन था, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज इट वाज लाइफ सेविंग ड्रग एट दैट टाइम। कोविड का जो वैक्सीन था वो बाद में पता चला कि वो कुछ काम का नहीं था ना, है ना। हमने कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए वो, है ना। लोगों ने 1-1 लाख रुपए में खरीदे वो वैक्सीन, एक। हाँ, मैं बताऊंगा एक दिन आपको। ओके, ठीक है। एनीवेज, तो नोटिफाई करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करना चाहता है तो उसको लाया जाता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में रख के उसको अप्रूवल लेना जरूरी है। सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस ना, सर्कुलर जो होते हैं टू क्लेरिफाई समथिंग, टू क्लियर द एम्बिग्विटी, टू क्लियर द एम्बिग्विटी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया कि अगर ये पेन, अगर पेन इंपोर्ट होता है, एग्जाम्पल तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा। बट दे डिड नॉट क्लेरिफाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन। पेन में बॉल पेन आता है, देन क्या आता है, वो इंक पेन है, जेल पेन है, फिर वो कैलीग्राफी के अलग अलग पेन आते हैं, आर्किटेक्ट के अलग अलग पेन। सो देन वो पेंसिल रहता है, देन देयर इज अ बॉल पेन, देन देयर इज आई डोंट नो एन नंबर ऑफ पेन्स, पायलट पेन, ये वो 1000 प्रकार के पेन है। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई नहीं किया, तो सभी लोगों ने एग्जाम्शन लेना चालू कर दिया कि नो ड्यूटी ऑन पेन। एंड सब लोग ऑफिसर से झगड़ा करने लगे। ऑफिसर ने गवर्नमेंट कि ये क्या हो गया, कौन सा पेन क्लेरिफाई करो। तो गवर्नमेंट ने क्या करी, क्लेरिफाई कि भाई पेन का मतलब यही है, ओनली ये जो पेन है उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर और नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन टू क्लेरिफाई समथिंग, टू क्लेरिफाई समथिंग। इसका पर्पज है कि टू यूनिफॉर्मिटी लेके आना, ताकि गलत कुछ इंटरप्रिटेशन ना हो। तो जहां पे लॉ का इंटरप्रिटेशन गलत होता है वहां पे गवर्नमेंट इशू क्या करती है, क्लैरिफिकेशन। जहां पे नई कुछ चीज आपको बताना है जो भी एक्ट में नहीं लिखा है तो उसको नोटिफाई किया जाता है, एंड एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन। अच्छा, और ये बाइंडिंग किस पे, डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग है, टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर मैं चैलेंज कर सकता हूं क्या, यस, सर्कुलर कैन बी चैलेंज, सर्कुलर्स कैन बी चैलेंज। ठीक है, तो एक बेसिक मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि ये कैसे, ये और सभी लॉ में सेम ही है, जीएसटी में भी ऐसा है, डायरेक्ट टैक्स में भी वैसा। तो ये स्ट्रक्चर इतना चेंज नहीं है, सेम ही है। मतलब ये कोई लॉ स्पेसिफिक, ये खाली कस्टम के लिए नहीं है, डायरेक्ट टैक्स के लिए भी ऐसा है, जीएसटी के लिए भी सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। बोलो, पेयर, पेयर, टैक्स पेपर नहीं, टैक्स पेयर चाहिए, है ना। चलो, ऑनलाइन एनी क्वेश्चंस, बोलिए, एनी क्वेश्चंस यहां तक। देखो ये प्रॉब्लम है, सॉरी। हाँ, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ उड़छेड़ आज। आज का तो काम हो जाता। ओके, नाउ लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। लेवी का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ चार्ज। लेवी का मतलब क्या है, क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो 3 स्टेजेस में टैक्स लगाते थे। पहले लेवी, लेवी का सेक्शन है 12, फिर असेसमेंट एंड कलेक्शन, ये मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कस्टम ड्यूटी कितना पे करना है, उसका असेसमेंट कैसे होगा, कलेक्शन कैसे होगा, ये पूरा अपना 4 पार्ट है कस्टम का। तो 3 पार्ट में अपन पढ़ेंगे। लेवी कैसे होगा, लेवी मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, चार्जिंग सेक्शन 12, और उसका कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, कलेक्शन, ये पूरा पढ़ना है। ये ना सेक्शन 12 जो अपन ने पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड इन द एक्ट और एनी अदर ऑफ इट टाइमिंग इन फोर्स, ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट सच रेट एट में बी प्रिस्क्राइब अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और exported from India. The provision of subsection 1 shall apply in respect of all goods belonging to government as they apply in respect of goods non belonging to government also. मतलब क्या है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी है वो सबको देना है, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, दोनों के लगता है। इंडायरेक्ट टैक्स दोनों पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स को लिए अपन पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स किसी को पे नहीं करता है, पर इंडायरेक्ट टैक्स सभी लोग पे करते हैं। सो इज गवर्नमेंट लायबल टू पे जीएसटी? यस। इज गवर्नमेंट लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी? यस। हाँ, उसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
वो कौन सा एयरक्राफ्ट लाया, राफेल, राफेल बाहर से इंपोर्ट हुआ है कि नहीं? हाँ, तो एयरक्राफ्ट पे जो है वो कस्टम ड्यूटी है। मतलब इफ सेम एयरक्राफ्ट इंपोर्टेड बाय मिस्टर मुकेश अंबानी तो उस पर कस्टम लगेगा, बट जो गवर्नमेंट के जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स है उसमें एग्जाम्पशन है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, कस्टम ड्यूटी है। तो गुड्स गवर्नमेंट के हो या गवर्नमेंट के नहीं हो, जहां पे इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा, अनलेस एग्जेंट बाय नोटिफिकेशन कस्टम ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल। तो इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है कि इवन गवर्नमेंट इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल, आपको 1 मिनट में समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल जीएसटी का देता हूँ, मतलब आपको ईजी लगेगा। पुणे में है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने वहाँ पे 50 लैपटॉप सप्लाई किए। एज्यूम करो मैं लैपटॉप डीलर हूँ, मैं जीएसटी लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? तो उनको देना पड़ेगा कि नहीं? देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो इज गवर्नमेंट लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स? यस। तो गुड्स गवर्नमेंट के हो या अपने हो, अगर इसमें आप फंस गए तो आपको टैक्स कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। चलो अभी अपन आते हैं डेफिनेशंस पे। अच्छा, अभी अपना चार्जिंग सेक्शन जो 12 था उसमें क्या था, क्या क्या वर्ड अपने को समझना पहले। गुड्स का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एंड इंपोर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो कोर पार्ट है। तो आइए अपन पढ़ते हैं गुड्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये सब लोग थोड़ा मैं सीक्वेंस ऊपर नीचे करके आपको पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ से अपना रियल सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले मैंने आपको जितना पढ़ा है वो एक बेसिक बैकग्राउंड था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड आप उसको बोल सकते हैं। ये अपन ने ऑलरेडी सिमिलर पढ़ा है सब जगह, मतलब इसमें इतना कुछ नया नहीं था, इसको एक बार पढ़ना है, ठीक है। ओके, नाउ आगे गुड्स। गुड्स इंक्लूड्स, है ना, जहां जहां पे वर्ड इंक्लूड्स आता है उसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन लॉकर्स को बढ़ाते हैं। वेसल्स, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी, negotiable instrument, any other kind of movable property, any other kind of movable property। ओके, अभी एक एक करके अपन डिस्कशन करते हैं, है ना। गुड्स इंक्लूड वेसल। अभी वेसल एयरक्राफ्ट है ना, इंडिया में नहीं बनते, इंडिया में इतना भारी टेक्नोलॉजी नहीं की, वी डोंट हैव एनी कंपनी कि जो वेसल पूरे बनाए, छोटे मोटे स्केल पे ठीक है, बट तो मिस्टर मुकेश भाई अंबानी ने वाइफ को 242 करोड़ का एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था ऑन हर बर्थडे। तो एयरक्राफ्ट जब इंडिया में आएगा तो उसको गुड्स मानेंगे क्या? यस, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा। किसी ने वेसल परचेस किया, वेसल भी इंडिया में नहीं बनते, जो शिपिंग कंपनीज है ना उनको गुड्स लेने जाने के लिए बड़े बड़े वेसल्स लगते हैं। तो हुंडई जो कंपनी ना, हुंडई बहुत बड़ी शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। हाँ, हुंडई बहुत बड़ी कंपनी है जो इस बिजनेस में भी है। यस, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ये वेसल्स वगैरह बनाते हैं। तो आपने बाहर से वेसल्स बना के लिया, तो इज इट अ गुड्स? यस। व्हीकल, जैसे एक 10 साल पहले, 10-15 साल पहले बाइक्स जो है वो इंडिया में मिलते नहीं थे, बट अभी ऑलमोस्ट सभी बाइक्स, हायाबुसा भी इंडिया में, दिल्ली, मुंबई मिलने लगा है। भले पुणे में नहीं रहेगा डायरेक्ट शोरूम, बट मिलने लगा है। कार्स, BMW वगैरह पहले लोग इंपोर्ट करते, नाउ है, बट अभी भी कुछ ऐसे कार्स है, हमर, जो इंडिया में नहीं बनता है, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कार रहेंगे, मतलब मेरे को नहीं पता, ऐसे बहुत सारे रहेंगे जो अपने को बाहर से क्या करते हैं, इंडिया में लेके आने पड़ते हैं। सलमान खान ने बाइक इंपोर्ट किया 50 लाख का, लगेगा कस्टम ड्यूटी? यस। अच्छा देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है ना, वो पर्सनल है या बिजनेस, वो फर्क नहीं पड़ता है, वो जीएसटी में देखा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपने पर्सनल पर्पज के लिए भी गुड्स लाया है या बिजनेस के लिए, ड्यूटी देना पड़ता है, दिमाग में फिट करना। आपने जीएसटी में क्राइटेरिया पढ़ा था, फर्दरेंस। कस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। कस्टम गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, भाई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो गए ना, हमको चाहिए, बात खत्म। सर मेरे को गिफ्ट दिया, अरे हम वो पूछ ही नहीं रहे पर्पज। लेवीज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया, तुम्हारा पूरा गुड्स में फिट हो रहा है क्या? हो रहा है। इंपोर्ट हुआ है क्या? हुआ है, ड्यूटी भरो। हाँ, तुमको फ्री में मिला तो उसका वैल्यूएशन करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे रूल्स, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे जीएसटी में थे वैल्यूएशन रूल्स। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना, ये बहुत जबरदस्त लॉ है। यहाँ पे पर्पस देखा नहीं जाता है, अनलेस एग्जम्पशंस आर गिवन। सी वो तो हर एक लॉ, बट इन जनरल आपको ध्यान में रखना है क्या, कि मैंने पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट किया। जैसे मैंने आपको मेरे लैपटॉप का एग्जांपल देता हूँ,
कि मैंने 2014 में यूएस से एक लैपटॉप लिया था, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। अगर मैं वो इंपोर्ट करता तो मेरे को 28,000 रुपये की ड्यूटी लगता था उस समय, कस्टम ड्यूटी। अभी वो मैं पर्सनल पर्पस से लाऊं या बिजनेस, गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है ना, बिकॉज उनका फोकस दो ही चीजों पे, वो दो ही क्वेश्चन पूछते हैं, भाई तू जो इंडिया में लेके आया वो गुड्स है क्या, इसमें बैठ रहा है, इंपोर्ट हुआ है क्या, हो रहा है, बात खत्म, नो मोर क्वेश्चंस। एग्जाम्ड है क्या, नहीं है, बस पैसे निकाल, है ना। तो आपको गिफ्ट भी बाहर से है, गिफ्ट तो भी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, फ्री में भी आपको किसी ने दिया देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये तीन जो मैंने बताया ना, वो मेरे को अभी, ये तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिए। अभी मैं आपको बहुत भारी प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। ऊपर एक डेफिनेशन है कन्विंस, आई वॉन्ट यू टू रीड इट वंस एंड आई वॉन्ट यू टू गेट लिटिल कंफ्यूज्ड। चलो आप एक बार पढ़ लो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। पढ़ लो पढ़ लो। अच्छा, उसमें आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको तीन वर्ड्स कॉमन मिलेंगे। कौन से तीन वर्ड कॉमन है बताओ? वेसल, एयरक्राफ्ट, हाँ कॉमन है ना। ऑनलाइन आर यू गेटिंग कॉमन वर्ड्स? ऑनलाइन आंसर दो, हाँ जी बोलना, ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो अभी फर्क क्या सुनो, अभी ये मैंने वेसल इंपोर्ट किया है पहला, तो उस पर मेरे को कस्टम ड्यूटी लगेगा। बाद में उस वेसल को मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, देन बिकम कन्वेंस, एंड उस पर खाली गुड्स पे ड्यूटी लगेगा। भाई तुम बार बार अगर ड्यूटी लोगे तो मर जाऊंगा ड्यूटी भर भर के। आपको समझा क्या? तो वेसल एज अ गुड्स इज अ डिफरेंट, एंड एज अ कन्वेंस जब मैं बोलूंगा तो ड्यूटी किस पे आएगा? गुड्स पे आएगा, दैट इज द डिफरेंस। मैंने ट्रक इंपोर्ट किया बाहर से, बोलो तो बाहर से इंपोर्ट किया था एज अ व्हीकल ड्यूटी आएगा, बट नाउ आई एम यूजिंग इट फॉर, हाँ तो फिर वो कन्वेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? तो फिर उसमें ड्यूटी किस पे लगेगा? गुड्स पे। अच्छा सर, ट्रक से कहाँ पे गुड्स जाते हैं इंडिया के बाहर? बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर रोड से जा सकते हैं, है ना, वो सब है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट पहले अपन ने खरीदी किया तो एज ए एयरक्राफ्ट ड्यूटी लगेगा। डीएचएल पता है आपको? डीएचएल वर्ल्ड फेमस कुरियर कंपनी है, तो अगर आपको इंडिया के बाहर कुछ भेजना है तो डीएचएल, ब्लू डार्ट, दीज आर द बिग कंपनीज इन इंडिया, मतलब इंटरनेशनल कंपनीज है। तो जब भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है एंड स्पीड से ये एयरक्राफ्ट से भेजना है तो डीएचएल एंड ब्लू डार्ट आर द फेमस पीपल, तो उनके भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है। तो वो जब पहले एयरक्राफ्ट खरीदते हैं बाहर से तो उस पर क्या आएगा? कस्टम ड्यूटी आएगा। एंड बाद में दे आर यूजिंग एयरक्राफ्ट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि वो भी इंडिया में आ रहा है। तो क्या एक चीज पे तुम बार बार ड्यूटी लगाओगे क्या? मर जाएगा आदमी भर भर के, कंगाल हो जाएगा। तो बाद में उसको कन्वेंस माना जाएगा। एंड द मोमेंट यू कॉल इट द कन्वेंस, ड्यूटी विल बी ओनली ऑन द गुड्स, जिसके लिए अपन ने व्हीकल क्या किया? यूज किया है। ऑनलाइन दोनों का फर्क समझा आपको? तीन वर्ड्स का फर्क समझा? फर्स्ट थ्री, एनी क्वेश्चन? एंड थोड़ा टाइम दो मेरे को, अभी अपन ने आज फर्स्ट डे, तो एक चैप्टर आपको होने दो, एक दो चैप्टर होने के बाद आपको कस्टम का आइडिया आएगा, है ना, क्योंकि आप मतलब फर्स्ट टाइम कस्टम पढ़ रहे इतना डिटेल में। चलो अभी स्टोर्स, ये भी आपके लिए नया वर्ड है। बैगेज नया वर्ड है ना। स्टोर्स का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन शिप का। अच्छा, मेरे मैक्सिमम एग्जाम्पल शिप के होंगे क्योंकि 90% इंपोर्ट एक्सपोर्ट 80% शिप से होता है, क्योंकि एयर इज वेरी कॉस्टली एंड बाय रोड रिस्ट्रिक्शन है। तो जब मैं गुड्स शिप से लेके आता हूँ, एंड अभी शिप में क्रू मेंबर रहेंगे, पैसेंजर रहेंगे, तो उनके खाने पीने की जो चीजें होती है, बेसिक नेसेसिटी, उसको बोलते हैं स्टोर्स। उसको क्या बोलते हैं? स्टोर्स, है ना। ये आगे एक सेपरेट चैप्टर है, उसका सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 85 to 90। अगर आपको सिलेबस में तो मैं पढ़ाने वाला हूँ। स्टोर्स है सेक्शन 85 to 90, अभी अपन सेक्शन 2 में है, ठीक है। तो स्टोर्स को गुड्स माना गया है ना। फर्स्ट थिंग, जैसे अब क्योंकि शिप कहाँ पे रुकेगा बीच में? समुद्र में कहाँ पे रुकेगा वो? और थोड़ी होटल रहेगा, मैकडी का आउटलेट, पानी में कहाँ से रहेगा, है ना। आप बाय एयर जाते हो, ऊपर किधर रुकता है क्या?
नाश्ते के लिए कि 2 मिनट रुको जरा, बस थोड़ी है कि हाथ दिखाओ रुक जाओ, दे हैव टू कैरी ऑब्वियसली, तो उसको बोलते हैं स्टोर्स। तो उनके जो क्रू मेंबर्स है, पैसेंजर है, वो सब वही खाते हैं, है ना। तो अभी क्वेश्चन है कि ये भी इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, कमिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो इस पे ड्यूटी नहीं आता है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। कंडीशन है कि ये स्टोर्स जो है इसको क्लियर नहीं करना है इंडिया में, उधर ही कंज्यूम करना है ना। मतलब आप शिप आ गया, शिप के साथ 5 किलो बासमती राइस आ गया, रह गया, बोला मैं घर पे लेके जाता हूँ, द मोमेंट टू क्लियर इट देन ड्यूटी इज एप्लीकेबल। तो उसको एज अ स्टोर तुम कंज्यूम कर रहे हो ना, तो उस पर ड्यूटी नहीं आएगा। फिर कवर क्यों किया, कोई उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो हम ड्यूटी लगाएंगे, इसलिए गुड्स में हर एक चीज को कवर किया है, बट इसका मतलब हर एक नहीं कि हर एक चीज टैक्सेबल है। कस्टम ऑफिसर वांट टू हैव अ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग सो दैट कोई भी मिसयूज ना करे प्रोविजन का, तो इसलिए ऐसा है। तो स्टोर जो है उसमें कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, उस पर ड्यूटी नहीं आएगा, वो कंडीशन के हम बाद में पढ़ेंगे। आगे इधर गया, हाँ, बैगेज। नाउ दिस इज वेरी फेमस, अब हम पढ़ने वाले हैं। जब भी अपन इंडिया के बाहर जाते हैं, जब भी आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो अपन दबा के शॉपिंग करते हैं। जैसे आप दुबई गए, सिंगापुर गए, मलेशिया गए, है ना, स्पेशली दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, ये शॉपिंग करने के लिए बहुत फेवरेट कंट्रीज है। तो वहां पे आप जो शॉपिंग करके लेके आते हैं उसको बोलते हैं बैगेज। तो उस पर भी ड्यूटी है क्या है, अपने को सिलेबस में है तो अपने को पढ़ना है। 50,000 तक का एग्जाम है, 50,000 के ऊपर टैक्सेबल है, तो बैगेज को भी गुड्स माना गया। इसमें मैं डिटेल चैप्टर ही है तो मैं अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उसको बोलना है कंट्रोल, कंट्रोल, उदय शेट्टी कंट्रोल, ठीक है। नाउ करेंसी एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नाउ करेंसी का मतलब क्या है, जब भी आप इंडिया के बाहर जाते हैं या बाहर से कोई इंडिया में आप आते हैं या आप, तो यू कैरी सम करेंसी, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए कवर किया गया है। हाँ, करेंसी पे ड्यूटी नहीं है, मैं आज ही बता रहा हूं, करेंसी निगोशिएशन पे ड्यूटी नहीं है, बट कस्टम ऑफिसर वांट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, ताकि इंडिया से ज्यादा करेंसी इंडिया के बाहर ना जाए और इंडिया में ना आए। तो ये बात है 2016 की। 16 मैं, विकास सर और 3 फैकल्टी थे, हम घूमने गए थे सिंगापुर। तो उस समय हम इसमें बहुत अच्छे फंसे थे। आप विकास सर आपको बताएंगे, उनको बोलना वो जरा स्टोरी बताना, विपुल सर ने बोला है। तो हमको कस्टम ऑफिसर ने पकड़ा था, हमारा रात का 2:30 बजे का फ्लाइट, और मेरी गलती थी, मैंने कस्टम पढ़ के गया तो मेरे को बहुत गाली खाने पड़े। तो जब भी हम बाहर जाते हैं इंडिया के बाहर तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अपन क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो मैं बोला अपन दे देते डिक्लेरेशन, हम तो बोला ठीक है तुम बोलो तो दे देते। तो वो ऑफिसर ने पकड़ा ना हमको, बोला अंदर आ जाओ। बोला नहीं तुम इतना करेंसी कैरी कर रहे हो, इतना लेके जाना अलाउड नहीं है। बोला सर अभी मैं थोड़ी हर एक कंट्री रूल पढ़ते बैठूंगा। नहीं, बोला इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन वेबसाइट। अभी बोला सर ये कैसे, कॉमन मैन के लिए कहाँ से पता चलेगा ना, मैंने कस्टम पढ़ा है, मतलब उसको नहीं पता है कि है, बट अभी आप ये कितना करेंसी लेके जाना है वो सब लिखा है। अभी कैसे कॉमन मैन के लिए फॉलो करना कितना मुश्किल है ना। तो हमारा 2:30 बजे फ्लाइट था रात को, और ये 12 बजे पकड़ के बैठा, बोला फाइन दो। भाई बोला फाइन काहेगा, तो वो झमेला वो हम छूट गए कैसे वैसे। फिर एक कमिश्नर पहचान के तो उनको फ़ोन किया, फिर वो छोड़ा उसने। तो उसके बाद मैंने डिक्लेरेशन देना बंद कर दिया। मैं ईमानदारी से दे रहा था डिक्लेरेशन, ये उल्टा है गवर्नमेंट का, जो ईमानदार लोग हैं उनको लूटते हैं वो। बोला सर देयर आर सो मेनी पीपल गोइंग, यू आर नॉट स्टॉपिंग देम, यू हैव ओनली स्टॉप मी बिकॉज आई हैव गिवन जेन्युइन डिक्लेरेशन, है ना। नहीं, दैट यू डोंट आस्क अस, दैट वी डोंट नो व्हाई यू हैव गिवन दिस। बहुत हैरेसमेंट हुआ उसके बाद कभी डिक्लेरेशन नहीं दिया, है ना। यस, तो मैं आपको ये सब बैगेज में बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग। कस्टम पढ़ने को मजा आता है, मतलब कस्टम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो क्लास में मैं आपको लर्न करा दूंगा बाय गिविंग रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपको विकास सर को बोल देना कि एक बार जरा बताना हो क्या हुआ था, है ना। तो एनीवेज, तो करेंसी एंड निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट वो गुड्स है, बट उस पर ड्यूटी नहीं, बस वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो। एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बात खत्म, इसमें सब कुछ आ गया, है ना। तो जो भी प्रॉपर्टी मूवेबल, बिल्डिंग आ सकते क्या, बिल्डिंग नहीं ना। हाँ, अगर हनुमान है तो पॉसिबल है, बट वी आर नॉट हनुमान। हनुमान ऐसे उठा के लेके आ सकता है, बट वी आर नॉट हनुमान, सो इसलिए इमोल प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, इससे व्हाई इमोल प्रॉपर्टीज आर नॉट कवर्ड। बोला भाई कैसे होगा रे, तो बिल्डिंग उठा के कैसे लेके आएगा, बता मेरे को पहला, फिर मैं ऐड कर देता हूँ, मेरी पहचान है। बोला डायरेक्ट तू पहले मेरे को जस्टिफाई कर।
और यहाँ पे लाके क्या फेविक्विक से चिपका देगा? नहीं, फिर अभी जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। बोला आर यू हनुमान, नो बोला, देन डोंट आस्क क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी के अंदर डाउट आता रहेगा तो वनीता, डू हैव दिस डाउट? वो मूवेबल है मेरे भाई, वो मूवेबल है। व्हाट इज इमूवेबल? बनते समय इमूवेबल। तो ये दरवाजा भी मूवेबल है बनते समय। मूवेबिलिटी कब देखना है? बनते समय। आफ्टर, बताओ ये विंडो क्या है फिर? इमूवेबल है। हाँ, तो वैसे तो सब कुछ बन जाएगा तो बोला अभी वो फ्लोटिंग हाउस उसको बोलते हैं, फ्लोटिंग हाउस। हाँ, मूवेबल है क्या? है, है ना? हाँ, टेंट, पवन वाले कैंपेन। हाँ, तो बोले वो भी इमूवेबल है। अरे वो अपन इजीली निकाल सकते हैं ना। घर कैसे निकाल? ये बिल्डिंग से दूर हो रहा है थोड़ा, घर ये ऑफिस नजदीक शिफ्ट करो घर से थोड़ा। मैं फेव की ला के देता हूँ, बाकी का आप करो। एनीवेज, तो गुड्स का डेफिनेशन क्लियर है? एनी क्वेश्चन ऑन गुड्स? ओके, नाउ ये ठीक है। नहीं, ये अपने को भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बताऊंगा मैं आपको आगे, डोंट वरी। ओके, नाउ अभी अपन ने दो डेफिनेशन कवर किए। गुड्स देखा अपन ने, कन्वेंस देखा। ओके, नाउ फिर अपन देखेंगे कोस्टल गुड्स। गुड्स के अलग अलग वैरायटीज है। नाउ व्हाट इज कोस्टल गुड्स? जिनका विद इन इंडिया मूवमेंट होता है ना। जैसे बॉम्बे से गुड्स अपन ने रत्नागिरी भेजे, तो उसको क्या बोलते हैं? कोस्टल गुड्स। जिनका मूवमेंट विद इन इंडिया होता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या? नहीं है। कोस्टल गुड्स मीन्स गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्ट इन वेसल फॉर वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर पोर्ट। तो विद इन इंडिया जो गुड्स का मूवमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं कोस्टल गुड्स। नाउ अब इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, जबरदस्त लॉजिक है। किस तरह ये इस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा ना? इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? ठीक है, सिलेबस में वो अलग बात है, बट बोलो। करेक्ट, सही कहा, उसने आंसर सही दिया, मैं बताता हूँ। तो कोस्टल गुड्स का जो पूरा गुड्स जाते आते, इट इज ऑल्सो अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। भले उस पर ड्यूटी नहीं आएगा। क्यों? देखो क्या होता है, लेट से ये है, अरे बाप रे ये क्या बन गया? लेट से दिस इज द वाटर, है ना? ब्लू है, पानी पानी, ठीक है। नहीं, मैंने ब्लू ही किया ना। अभी क्या होता है, देखो दिस इज नाउ, जो वाटर है समुंदर, वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, वो एक ही होता है। सो ये है लेट से रूट। अभी यहां से मुंबई से कोई शिप निकला है फॉर गोवा, तो यहां पे जाके ना इलीगल स्मगलिंग एक्टिविटी होती है। मतलब कोई शिप यहां से यहां पे आएगा और यहां पे फिर ड्रग्स भेज देगा। मतलब बाहर से यूएसए से कोई शिप आएगा, वो इंडिया आएगा तो कस्टम ड्यूटी लगेगा। ये पानी में बीच में रोकेंगे शिप को, तो यहां से इलीगल गुड्स यहाँ पे अनलोड होंगे एंड फिर वो गोवा जाएंगे, वहां पे आयुर्वेदिक चूरन के नाम पे बेचते वो है ना? तो दैट इज कॉल्ड एज आयुर्वेदिक चूरन। गोवा में उसको नॉर्मल चीज बोलते हैं, आयुर्वेदिक चूरन। मतलब मैं गोवा में साल में एक बार जाता हूँ, तो गोवा में वो बीच पे आप गए ना, पूछते हैं कि आपको ड्रग्स चाहिए क्या? वो लोग घूमते रहते, देखना आप। हमें बोला भाई ऐसे कैसे? सर इट्स नॉर्मल ओवर हियर। बोला नो, आई डोंट वांट आयुर्वेदिक चूरन। वो 5 मिनट उधर हंस रहा था, बोला सर ये चूरन थोड़ी है। हाँ, हाँ, अकेले आप? अकेले नहीं, हाँ अकेले नहीं, मैं और दूसरे फैकल्टी के थे, जिन लोगों ने डिच किया है ना। तो मैंने बहुत बड़ा विला बुक किया था, तो पूरी विला में हम 3 ही लोग थे। ह्यूज विला था, मतलब
6 रूम थे, पर्सनल स्विमिंग पूल था। बोला ठीक है तुम पैसे भरो, हम एंजॉय करते हैं। पैसे तो गए ना। हाँ पूछा ना, पूछते। मैं बोला भाई ये क्या है, तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू चॉकलेट बांट रहा है। बोला सर नॉर्मल इन गोवा सर, एंजॉय। बोला नो, मेरे को ऐसे एंजॉय नहीं चाहिए भाई, तू कर, है ना। तो फिर वे आयुर्वेदिक चूरन वो गोवा जाके बेचते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये, तो ये इसको बोलते हैं इलीगल इंपोर्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कस्टम ऑफिसर का कंट्रोल नहीं रहेगा, सुनो, मुंबई से इलीगल गुड्स यहाँ पे जाएंगे बीच में और यहाँ से बाहर जाएंगे। सो दिस कोस्टल गुड्स, ये जो क्योंकि वाटर सेम होता है ना, डोमेस्टिक वाटर, इंटरनेशनल पानी तो एक ही होता है, वो रूट तो एक ही रहेगा ना, उसमें क्या रहेगा। तो इसलिए वो गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर रहता है। तो दोनों जगह पे कस्टम ऑफिसर रहेंगे और दोनों चेक करेंगे कि मुंबई से कितने गुड्स गए और गोवा कितने पहुंचे, ताकि इन बिटवीन कोई गुड्स की इधर उधर ना हेरा फेरी ना करे। तो दोनों हो सकता है, इलीगल एक्सपोर्ट भी हो सकता है, इलीगल इंपोर्ट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। व्हीकल का मतलब है कन्वेंस ऑफ एनी काइंड यूज ऑन लैंड एंड इंक्लूड रेलवे व्हीकल। तो व्हीकल का मतलब क्या है, जो जमीन पे, ट्रक एंड रेलवे को व्हीकल बोलते हैं। ओके अभी पढ़ना है और एक वर्जन, ड्यूटेबल गुड्स। देखो, एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, मतलब गुड्स इंडिया में पोर्ट में आ चुके हैं। अच्छा मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वो है JNPT, बॉम्बे में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ऐसे इंडिया में बहुत सारे हैं, बट आई थिंक मुंबई सबको पता है, इसलिए आई टेक दोज एग्जाम्पल्स ओनली। तो JNPT पे गुड्स आ चुके हैं, बस मैं पुणे से जाके गुड्स क्लियर करूंगा। तो जब तक मैं गुड्स क्लियर नहीं करूंगा तब तक उसको क्या बोला जाएगा, ड्यूटेबल गुड्स। जिसपे लेवी हो चुका है मैंने भरा नहीं, दे आर कंटिन्यू टू रिमेन ड्यूटेबल टिल दे आर नॉट क्लियर फ्रॉम द पोर्ट। ऑब्वियसली जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा तब तक क्या रहेंगे, ड्यूटेबल रहेंगे। वंस गुड्स आर असेस्ड टू नील रेट ऑफ ड्यूटी दे आर नो मोर रिमेन ड्यूटेबल। हाँ उस पर कस्टम ड्यूटी माफ है, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। जैसे जो रॉ मटेरियल है, इंजेक्शन जो कोविड का जो दवाई था ना, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता था वो बाहर से नहीं आ रहा था, मतलब क्योंकि सभी लोगों को वैक्सीन के पीछे थे, तो उसका जो रॉ मटेरियल था इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो अपन बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, इसलिए भी वैक्सीन आने में डिले हुआ। तो उसके रॉ मटेरियल पे भी गवर्नमेंट ने सब जगह पे एग्जाम्पशन डाल दिए थे, क्योंकि उस समय जो रेमडेसिविर था इट वाज लाइक अ लाइफ सेविंग ड्रग, तो गवर्नमेंट ने सब जगह पे एग्जाम्पशन डाल दिए थे। तो एक बार एग्जाम्पशन दे दिया तो फिर इट्स नो लॉन्गर ड्यूटेबल गुड्स, ठीक है। ओके तो ये हो गया। स्टोर्स का मतलब मैंने बता दिया, बैगेज का मतलब मैंने बता दिया। ओके, एज पर द कस्टम एक्ट स्टोर मीन्स गुड्स फॉर यूज इन द वेसल एयरक्राफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट वेसल एंड एयरक्राफ्ट में अप्लाई होता है। एंड इंक्लूड फ्यूल, स्पेयर पार्ट एंड अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। इमीडिएट मतलब अभी उसका यूज नहीं बट एक्स्ट्रा लेके रखा है। जैसे अपने कार में स्टेपनी रहता है ना, वो लगा तो यूज होगा, तो वैसे दे हैव टू कैरी सर्टेन मिनिमम स्पेयर, कि ये खराब हो गया तो रिप्लेस करना आना चाहिए, तो वो सब स्टोर में आएगा। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अभी इस पर रिसर्च मत करना, मेरे को पहले पढ़ाने दो। बैगेज, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट, मतलब क्या है, अच्छा एक मिनट अभी बता दो। बैगेज का मतलब दो तरह के होते हैं, एक जो आप आपके साथ लेके आते हो उसको बोलते हैं अकम्पनीड बैगेज, एंड जो आपके पहले आपके बाद आता है उसको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज। अच्छा ये इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप पुणे से दुबई घूमने गए हो, दुबई पे अपने दवा की शॉपिंग की, अभी आप सिंगापुर जा रहे हो। अभी वो चीज़ अगर आप सिंगापुर लेके गए तो वहाँ पे उनके कस्टम ड्यूटी लगेंगे, तो आपने दुबई से क्या कर दिया, कुरियर कर दिया इंडिया में, और फिर बाद में आप सिंगापुर घूम के इंडिया आ गए, तो आपने जो दुबई में शॉपिंग की थी वो आप आने से पहले आ गया, उसको बोलते हैं अनअकम्पनीड बैगेज, जो आपके साथ नहीं आया है। एंड जो आप लेके आए उसको क्या बोलते हैं, अकम्पनीड बैगेज। कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए प्रोविजन सेम ही है, तो डोंट वरी, ये अपने को पढ़ना है। बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, क्यों, हाँ ये मैंने दिया था क्यों, क्या होता है देखो, सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैगेज, जो मैं मेरे साथ लेके आया हूँ। मोटर व्हीकल को गवर्नमेंट ने इंक्लूड, अच्छा पहले आप बोलेंगे सब मोटर व्हीकल में साथ में कैसे लेके आ सकता हूँ, अरे भाई मैं बांग्लादेश से ड्राइव करके लेके आऊंगा, पॉसिबल है ना। मैं क्या करूंगा,
ड्राइव करके लेके आऊंगा बाय रोड एंड बोलूंगा कि सर ये बैगेज है, व्हाट इज बैगेज, जो मैं मेरे साथ लेके आया हूँ, लगाओ इस पे 35% ड्यूटी, कार पे 130% ड्यूटी है, अभी वो कम हुआ है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो ड्यूटी ऑन कार इज मोर देन नॉर्मल बैगेज रेट, बैगेज रेट 35% है। एंड तो गवर्नमेंट चाहते कि कार पे ड्यूटी ज्यादा लगे, इसलिए उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि मोटर कार को हम कवर नहीं करेंगे। तुम ड्राइव करके भी आ गए ना, यू कैन नॉट से कि सर महीश लेके आओ, आपने क्या बोला था व्हाट इज बैगेज, जब आपके साथ लेके आ रहे हो। तो लोग क्या करेंगे, और इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट को भरोसा है इंडियंस पे कि टैक्स चुराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए बोला कि नहीं हम उसको मोटर व्हीकल इंक्लूड नहीं करेंगे। तुम खुद भी लेके आए चलाते हुए तो हम उसको बैगेज नहीं मानेंगे, चुपचाप टैक्स भरो। दिस इज द लॉजिक। एंड आपको कस्टम का ग्रिप आने के लिए 4-5 दिन लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना है ना, क्योंकि आप टोटली नया है तो ठीक है। तो ये हो गया बैगेज, तो ये हो गया अपने पहले 1 2 3 4 5 6 7 डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, एक बार देख लो, तब तक मैं पीता हूं पानी। डू हैव एनी क्वेश्चंस? आराम से देख लो। बैगेज, अबे क्या डाउट है बैगेज में, मतलब मोटर कार का क्या? अबे बैगेज का मतलब क्या है, तुम शॉपिंग करके जो चीजें इंडिया में लेके आते हो ना उसको बोलते हैं बैगेज। तो उसमें कार नहीं आएगा क्योंकि कार के लिए ड्यूटी ज्यादा है, बैगेज पे ड्यूटी रेट 35% है, 35 प्लस 10% और एक है SWS, सो टोटल 38.5 है। तो उसमें क्या डाउट है मेरे को बताओ, मैं रिपीट करता हूं। और ये अपने को पढ़ना है पूरा चैप्टर, सो डोंट वरी, सिलेबस में तो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। अनअकर्मक का मतलब है, मैंने कहा ना कि अबे तुम दुबई गए हो, दुबई से तुम सिंगापुर गए, दुबई से तुम कहां पे गए, सिंगापुर, तो तुमने दुबई से जो शॉपिंग की थी वो इंडिया भेज दी, तो तुम्हारा सामान पहले आ गया एंड तुम बाद में आ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, अनअकम्पनीड बैगेज। या कोई यूएस से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, उसने गुड्स पहले भेज दिए एंड बाद में फिर फ्लाइट से इंडिया में आया, तो इवन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अनअकम्पनीड बैगेज, जो आप आने के पहले आ जाता है या बाद में भी आ सकता है, दोनों है। मतलब आपके साथ वो नहीं है तो आने के पहले भी आ सकता है, आने के बाद भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अनअकम्पनीड बैगेज। सो फर्क क्या है वो अपन देखेंगे बाद में। तो बैगेज अनअकम्पनीड हो या आप लेके हो या आपके बाद में आए या पहले आए, प्रोविजन सेम ही है। ओके, नाउ अपने को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ इंडिया, बट आई थिंक ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है ना। तो इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ये अपन ने पढ़े छे। कितना टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल माइल, है ना, तो ये आपको पता ही है। ओके, नाउ अभी ध्यान से सुनना, अभी मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, अप टू 12 नॉटिकल माइल, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। अप टू 12 नॉटिकल माइल क्या बोलते हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया, पता है ना, सबको पता है ना। तो अप टू 12 हवा पानी जमीन सब कुछ इंडिया में माना जाता है, ये इनकम टैक्स में अपन ने पढ़ा है ना। तो अप टू 12 नॉटिकल, हवा पानी, पानी के अंदर का जमीन, तो एयर सी बेड एंड सबसॉइल ऐसा उसको बोलते हैं। ये तीनों कहाँ पे माना जाएगा, इंडिया में माना जाएगा। ठीक है, अभी ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि गुड्स का अपन ने पढ़ लिया, अभी अपने को आगे बढ़ के पढ़ना है इंपोर्ट, है ना, क्योंकि ड्यूटी किस पे है, इंपोर्ट पे है। तो अभी अगला लाइन देखो क्या है कि इंपोर्ट हुआ कैसे पता चलेगा। अच्छा, ये सब में अपन ने पढ़ा है। 200 नॉटिकल माइल इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद का जो एरिया वो है हाई सी। हाई सी का मतलब ऊंचा समुद्र नहीं, समुद्र ऊंचा रहता है, अपने लिए तो बहुत बड़ा रहता है ना। तो हाई सी का मतलब है एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आगे दिया है वो। दिस इज कॉमन एरिया फॉर एंटायर वर्ल्ड, यहाँ से कोई भी किधर भी जा सकता है ना। जैसे अपने घर के बाहर, घर के अंदर जो पार्किंग है बिल्डिंग में वो अपने लिए है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रोड है वो कॉमन है, वहां पे कहीं पे भी कोई भी जा सकता है, तो वो हाई सी हो गया, जहाँ पे किसी की परमिशन लेने की जरूरत
नहीं है, दिस इज केप्ट ओपन फॉर एंटायर वर्ल्ड, यहां से कोई भी जा सकता है, ठीक है, ओके। तो उसका इंपॉर्टेंस मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, अपने को पढ़ना है वो। अभी देखो, इंपोर्ट इज कंप्लीट एज सुन एज गुड्स एंटर इनटू टेरिटोरियल वाटर। सिमिलरली एक्सपोर्ट इज कंप्लीट ओनली व्हेन, अच्छा यहां पे लिखो कमेंस। तो इंपोर्ट स्टार्ट कब होता है? तो व्हाट इज द फर्स्ट साइन कि गुड्स इंपोर्ट हुए? बोलो पहला साइन क्या है, गुड्स इंपोर्ट हुए? यस, जब वो 12 नॉटिकल माइल में शिप आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 12 नॉटिकल माइल शिप आ जाएगा। वो कहाँ पे था गड़बड़ी है? हाँ, मिल गया, मिल गया। ये मैं ऐसे नोट्स लिख के रखता हूँ, मतलब कुछ नेक्स्ट टाइम वो एडिट हो जाते हैं। और ये नया वर्जन आपको दे रहा हूँ, पहले बैच को अलग, ये पूरे नोट्स आपके मॉडिफाई किए हैं। ओके, तो अभी कमेंस होता है, कंप्लीट कब होता है? जब आप ड्यूटी भर के गुड्स क्लियर करोगे, जब आप गुड्स क्या करोगे? ड्यूटी भर के क्लियर करोगे। ओके, ठीक है। नाउ नाउ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन, है ना। इट इज फॉर स्पेसिफिक बिजनेस के लिए वो एरिया है, किसके लिए? ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पावर जनरेशन, फिशिंग, मिनरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च। सो ये उसके लिए दिया है। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इट्स हाईएस्ट एरिया वेयर ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट, मतलब वहां पे किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ा था, इसमें नया पॉइंट मैंने आज फर्स्ट क्या ऐड किया कि इंपोर्ट कमेंस कब होता है? जब वो शिप एयरक्राफ्ट 12 नॉटिकल माइल में एंटर करता है, ठीक है, ओके। नाउ डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, इट मीन्स होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अच्छा, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? मैंने पढ़ाया था, मतलब जिन्होंने मेरे से पढ़ा उनको पता रहेगा। पता है कि नहीं आपको? तुमको नहीं पता कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। चलो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने मेरे से पहले नहीं पढ़ा उनके लिए। यह है अगेन समुद्र का ब्लू है, पानी पानी। अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो दिस इज द वाटर, दिस इज द सी लेवल। समुद्र में ऐसे एकदम ऐसे डीप आ जाता है, एकदम सडन, है ना। तो ये जो एरिया रहता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, तो समुद्र में ये कहीं भी हो सकता है, मैं आता हूँ उस पर डिस्कशन करता हूँ। एकदम डीप में ऐसा बीच में एकदम पानी का प्रेशर। तो इसको कवर क्यों किया है? बिकॉज विद दिस फोर्स यू कैन जनरेट पावर। ओके, तो उसको भी इंडिया के डेफिनेशन में कवर किया गया। बस अभी अपने को इतना ही समझना है, बाकी इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है। या तक क्लियर है क्या? ओके, सो ये क्या होता है? स्लोप, जहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा रहेगा एंड इट कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ पावर, बस दैट्स इट। बाकी इसका मैं टेक्निकली यूज कहाँ पे करना आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, बट डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ एसीजेड, इसमें नहीं आएगा। अच्छा, ये आगे के जो है ना ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, ये सब अभी इतने बचे नहीं, कुछ खत्म हो गए। तो टीटीए में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक एरिया में पूरा इंडिया आएगा, और टेरिटोरियल वाटर्स आएंगे, एसीजेड जोन नहीं आएगा। हाँ, अभी ये क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आपको याद है कि जीएसटी में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सप्लाई टू एसीजेड। सप्लाई टू एसीजेड इज ट्रीटेड एज अ इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि एसीजेड को इंडिया के बाहर माना जाता है, तो बाकी का जो एरिया उसको डीटीए बोलते हैं। तो फ्रॉम एसीजेड पॉइंट ऑफ व्यू मैं जहां से लेक्चर ले रहा हूं वो क्या है? डीटीए, होल ऑफ इंडिया। तो ये बच्चे सब जहां से पढ़ रहे हैं, अनलेस दे आर इन दिस एरिया, वो क्या है? डीटीए, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। ये वर्ड पकड़ के रखना, इसका यूज आगे होगा। अभी अपना फर्स्ट डे है, सो अलाउ मी 5 to 6 days। आपको कस्टम को ग्रिप आने को टाइम लगेगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा यू विल हैव मेनी क्वेश्चंस, बट जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा ना,
एक दो चैप्टर्स हो गए, आप सेटल हो जाओगे। अभी मैं बस टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका कनेक्शन आगे जाके मैं करूंगा। मैं डायरेक्टली आपको उस चैप्टर लेके नहीं जाता कि डीटी का यूज क्या है आपको सब, क्योंकि बीच में टर्म्स मिसिंग है। मेरे को पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझाना है, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखो, गुड्स क्लियर फ्रॉम यूनिट्स ऑफ डीटीए टू एसीजेड चार्जेबल टू ड्यूटी अंडर एसीजेड एक्ट और कस्टम एक्ट। हाँ, तो अभी ये पढ़ना क्यों अभी समझेंगे। सो देखो, डीटीए इज व्हाट, क्या लिखा ऊपर, पूरा इंडिया इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिनेंट शेल्फ। उसमें एसीजेड का एरिया नहीं आएगा। तो जब मैं डीटीए से एसीजेड लेके जाता हूं तो क्या बोला उन्होंने, उसमें ड्यूटी लगेगा क्या? यस, बोलो। नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंडिया के बाहर जाना चाहिए। एसीजेड को अपन इंडिया के बाहर मानते हैं, बट जियोग्राफिकली दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। सी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब लगेगा? बियॉन्ड 12। एसीजेड तो इंडिया में है ना। हिंजेवाड़ी, हिंजेवाड़ी इज एसीजेड जोन। यू गो टू नगर रोड, वहाँ पे रांजनगांव है ना मंदिर, उसके आगे जो है ना एमआईडीसी, इट्स एसीजेड जोन। वाघोली में है तो मुंबई में एसीजेड जोन है। हाँ, तो बताओ, मैंने अगर एसीजेड जोन में सप्लाई किया तो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि आईजीएसटी भी वो इंटरस्टेट सप्लाई है, उस पर आईजीएसटी भी लगता है, वो एग्जाम्प्ट है। उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जब आप एसीजेड को सप्लाई करते हैं, एसीजेड क्या करता है, आगे जाके एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट। इसलिए ना उस पर जीएसटी आएगा ना कस्टम ड्यूटी आएगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो व्हाट इज डीटीए एग्जाम में नहीं आएगा, बट इफ आई सप्लाई फ्रॉम डीटीए टू एसीजेड, सो यू शुड बी अवेयर व्हाट इज डीटीए। सो अदर देन एसीजेड एवरीथिंग इज डीटीए। तो आपका पुणे में फैक्ट्री है तो कस्टम के साथ से वो क्या है? डीटीए है। तो वहां से अगर आप एसीजेड को सप्लाई करते हैं, क्योंकि एसीजेड इंडिया के बाहर माना जाता है, तो उसको एक्सपोर्ट मानेंगे क्या? नहीं, बियॉन्ड 12 ही एक्सपोर्ट माना जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखो लिखा है कस्टम ड्यूटी नॉट अट्रैक्टेड। एक बार प्लीज आप आंसर पढ़ लो, ये केस लॉ का रेफरेंस दिया है, तिरुपति उद्योग लिमिटेड। पढ़ लो एक बार। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, 3-4 दिन। यू विल हैव, जैसे मैं एक एक पॉइंट आगे बढ़ूंगा, यू विल हैव 10 क्वेश्चंस। वो एक वीक में सब सेटल हो जाएंगे, डोंट वरी। थोड़ा समय दो मेरे को। ऐसा आपको लगेगा कि कुछ इतना खास समझ में नहीं आ रहा, बट हो जाएगा वो, क्योंकि बाकी चीजें आप पहले पढ़ चुके थे, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया है। चलो, उसके क्या है, वो लिख के वो चार्ज दे, वही चाहिए। चलो, नहीं समझा? वनीता, वनीता को नहीं समझा। देखो वनीता, यह है एसईजेड जोन पुणे में। हिंजेवाड़ी इज द एसईजेड जोन, और मैं हूं पुणे में, और ये दोनों इंडिया में है। तो मैं यहां से यहां पे सप्लाई करूं या यहां से यहां सप्लाई करूं? एसीजेड जोन को मानते हैं आउटसाइड इंडिया, मानते हैं, माना जाता है कि इंडिया के बाहर है, लेकिन फिर भी उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। उन्होंने सप्लाई किया तो ना उसको इंपोर्ट मानेंगे, ना हमने सप्लाई किया तो इसको एक्सपोर्ट मानेंगे। बस इतना ही दिया है। क्यों नहीं लगाते, मैंने लॉजिक बताया। सुनो, लॉजिक बता दो वापिस वनीता। अगर मैंने इन पे ड्यूटी लगाया है, सुनो, ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान से सुनो, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं आता है, फिर ये गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे, तो मतलब क्या है? मैं इनसे लेके गवर्नमेंट को दूंगा और ये बाद में गवर्नमेंट से क्या करेंगे? रिफंड क्लेम करेंगे। तो कोई सेंस है क्या? नहीं, इसलिए नहीं लगता, ये लॉजिक है। और क्या चाहिए बोलो वनीता? एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, नाउ इंडियन कस्टम वाटर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन। दिस इज, ये पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है, इसको बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर, है ना। 12 के बाहर एंड अप टू 200। सर 12 के बाहर क्यों? अरे अप टू 12 तो इंडिया का पार्ट है ना। इंडिया एक्सटेंड अप टू टेरिटोरियल वाटर, सो विद इन 12 तो मेरे घर का ही पार्ट है।
आपके बंगले के बाहर आपका पार्किंग है, वो अपना ही एरिया, वहाँ पे बाहर का आदमी गाड़ी लगा सकता है क्या कि भाई जरा दरवाजा खोल गाड़ी लगाना है? नहीं भाई, वो मेरा पर्सनल पार्किंग है ना, तो वहाँ पे कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता है। तो वैसा है, तो 12 to 200 नॉटिकल माइल। हाँ, अभी इसमें बहुत मैं आपको भारी लॉजिक बताने वाला हूँ। इस तरह इंडियन कस्टम वाटर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है, आप जस्ट एक बार पढ़ लो प्लीज मेरे लिए, मैं पढ़ने वाला हूँ, जस्ट गो थ्रू इट वंस। मैं आता हूँ, आप टेंशन मत लो। पढ़ लिया? तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को पावर दिया है कि जो लोग इलीगल गुड्स इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, इंडिया में लेके आ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए। अच्छा, क्या क्या पावर्स है? पावर टू अरेस्ट पर्सन इन इंडिया और विद इन इंडियन कस्टम ऑर्डर। इंडिया मतलब बिफोर 12 ऑल्सो एंड 12 to 200 ऑल्सो। टू स्टॉप एंड सर्च एनी वेसल इंडिया। हाँ, उसको लगा कि इलीगल इंडिया में आ रहा है तो उसको स्टॉप करके सर्च कर सकते हैं, कुछ इलीगल आर्म्स एम्युनिशन तो नहीं है। ओके, एंड अगर वेसल नहीं रुका तो उसको चेस करेंगे, मूवी दिखाते ना, उसको सिटी मारेंगे, भाई रुक जा, नहीं रुका तो फायर्ड अपॉन। तो दिवाली मिलते हैं ना फटाके, वो सुतली बॉम्ब, वो डाल के उसको उड़ा देंगे अपन। तो ये सभी अधिकार कस्टम ऑफिसर को है। ओके, अभी मजे की बात यह है कि एक डाउट आना चाहिए आपको, मैं इसे बता रहा हूँ, सर व्हाई पावर इज गिवन बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल? मतलब वो जो मैंने कहा वो तो ठीक है कि अप टू 12 इंडिया का पार्ट है। सी, इसका लॉजिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रैफिक इंस्पेक्टर। वो कभी सिग्नल पे नहीं रुकते, दे वॉट वेट फॉर यू टू क्रॉस द सिग्नल एंड फिर पकड़ते कि तूने सिग्नल तोड़ा है, क्योंकि वो चाहते हैं, दिल चाहता है, या दिल मांगे मोर, दैट इज द लॉजिक। क्योंकि 12 के अंदर रुकेंगे तो क्या होगा, सुनो, लेट से मैं शिप में से कुछ गुड्स लेके जा रहा हूँ, मैंने इंडिया क्रॉस किया बट आई हैव नॉट क्रॉस 12 नॉटिकल माइल। ऑफिसर ने पूछा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? घूम रहा हूँ मैं। कहाँ पे होगा इलीगल एक्सपोर्ट? मैं पानी देखना है, वो कैसे दिखता है, मेरे को पानी देखना बहुत पसंद है। इंडियन तो कुछ भी, तो ऑफिसर पागल हो जाएगा, बोला ठीक है क्या बोलेगा मैं। जैसे सिग्नल से पहले कोई आपको ये इंस्पेक्टर रोक सकता है क्या? आप बोलेंगे सर मैं सिग्नल तोड़ने पहले क्यों रोक रहे, तोड़ने तो दो। बोलेगा तू यहाँ पे क्यों रुका है? मैं दोस्त की राह देख रहा हूँ, क्या बोलेगा उसको? तो इसलिए दे वेट फॉर यू टू हाँ क्रॉस द टेरिटरी वाटर, कि अभी तूने इलीगल एक्सपोर्ट किया है, इसलिए वो ऐसा लिखा है कि बियॉन्ड 12। इसलिए 12 के पहले तो पकड़ सकते ही, बट वो क्या है, जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उसके शिप पे मिले इलीगल गुड्स, जैसे आपको सिग्नल के पहले आप ट्रिपल सीट जा रहे हो तो फिर सिग्नल के पहले दबा देगा वो कि भाई ट्रिपल सीट अलाउड नहीं है। हाँ क्या? हाँ, है ना? तो उनको समझता है कि कौन पैसे दे सकता है, तो उन्हीं लोगों को पकड़ सकते हो। तो ऐसा है, तो इसलिए तुमको पकड़ रहेगा, उनको पता है कि तुम पैसे दे दोगे। हेलमेट नहीं था? अभी पूना में ट्रेंड क्या बताता हूँ, हेलमेट नहीं तो लोग क्या करते हैं, सिग्नल से जाते नहीं, दूर दूर से जाते हैं। सिग्नल पे सीसीटीवी कैमरा है ना, तो अंदर से आते हैं। मैं भी वैसे ही करता हूँ, है ना? मेरे को हेलमेट पहनना पहनना चाहिए, गलत है। और यहाँ पे कार लेके आएंगे तो क्लास ही नहीं हो पाएगा, पार्किंग नहीं मिलेगा ना, नीचे से पढ़ाना पड़ेगा कार में से, आप मैं नीचे आप ऊपर, तो फिर इसलिए एनीवेज आपको लॉजिक समझा कि बियॉन्ड 12 क्यों है, क्योंकि दे वेट फॉर यू टू मेक मिस्टेक। तो 12 के पहले आपको पकड़ नहीं सकते, ठीक है? तो ये थे अपने बेसिक डेफिनेशंस। चलो अभी पढ़ते अपन, अभी जाते हैं इंपोर्ट का मतलब क्या है। इंपोर्ट का मतलब है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस, बस बात खत्म। किधर बोला है क्या, सेल परचेज गिफ्ट, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट भाई इंडिया में आ गया ना, तू टैक्स भर। सर मेरे को गिफ्ट दिया बर्थडे के दिन, अरे भाई हम तेरे को रीजन नहीं पूछ रहे। सर मैंने बाहर रिपेयर करने के लिए बाइक भेजा था, हम रीजन नहीं पूछ रहे। हाँ उसमें कंसेशन मिलेगा, बट द मोमेंट इट कम्स हियर, गए काम से, उसमें ड्यूटी। और इंपोर्ट पे तो हर एक पे टैक्स है, इंपोर्ट पे हर एक पे क्या है, टैक्स है, ठीक है ना? जैसे तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ओके क्या हो गया, कैसे? हाँ वो डिस्करेज करना चाहते हैं ना, डबल टैक्सेशन हो रहा है, कस्टम ड्यूटी भी लगेगा और आईजीएसटी भी लगेगा, डिस्करेज करना चाहते हैं ना।
और कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता है, आईजीएसटी का क्रेडिट मिलता है। डबल टैक्सेशन करना चाहते हैं, डिस्करेज करना है इंपोर्ट को, क्योंकि जितना इंपोर्ट बाहर से आएगा उतना इंडियन इंडस्ट्री को इफेक्ट होगा, यहाँ पे जॉब प्रोडक्शन कम होगा, जॉब क्रिएशन कम होंगे, जीडीपी कम होगा। तो एवरी गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू व्हाट, डिस्करेज। बट कुछ केसेस में अपने पास चॉइस नहीं है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, वहाँ पे जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट है सब बाहर से आते हैं। यू गो टू बिग हॉस्पिटल, एमआरआई के मशीन्स वगैरह सब इम्पोर्टेड रहते हैं। इंडिया में इतना टेक्नोलॉजी, जैसे वो बाईपास सर्जरी करते हैं ना, वो स्टेन डालते हैं ना, मतलब उसको क्या बोलता है, आई डोंट नेम, वो कुछ तो, हाँ वो भी सब बाहर से, इसलिए इतने का प्राइस 80,000 रहता है, 1 लाख 1.5 लाख रहता है, हाँ उसका बाहर से आते हैं वो। अभी इंडिया में बनने लगे अलग बात है, बट उस लेवल के नहीं है। तो इन सर्टन केसेस वी आर पेइंग एक्स्ट्रा। हाँ एनीवेज, चलो ना अभी आपको मैं क्या पढ़ाऊं। अभी देखो, ये जिस दिन टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेगा उस दिन इंपोर्ट कमेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड कंप्लीट कब होगा? जब आप गुड्स को क्या करोगे, क्लियर करोगे तो कंप्लीट होगा। अभी मैं थोड़ा आपको एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मेरे को आगे बढ़ने के लिए आसान होगा। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कैसे होता है। अच्छा, पहले ये डायग्राम बता देता हूँ, और मैंने कहा कि आपको 4-5 दिन पेशेंस रखने पड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट करने के लिए टाइम लगेगा। अच्छा, अभी लैंड रूट में क्या होगा? लैंड रूट जिस दिन बॉर्डर पे आ जाएगा ना, जिस दिन कहाँ पे आ जाएगा? बॉर्डर पे, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पे अपन लैंड रूट से जा सकते हो, बॉर्डर जिस दिन क्रॉस होगा उस दिन वो इंपोर्ट वहीं पे उधर ही खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा अभी सी एयर के लिए 12 है। अभी कुछ मैंने की पॉइंट है, श्रीलंका, बांग्लादेश। अभी क्या होता है, श्रीलंका जो है ना, इट इज ओनली 7 नॉटिकल माइल फ्रॉम इंडिया, तो वहां पे फिर 12 नहीं रहेगा, वहां पे 7 रहेगा। तो जहाँ पे 2 कंट्रीज एकदम आजू बाजू रहते हैं ना, तो वो 12 का साथ हो जाता है। तो इंडिया, बांग्लादेश वेरी क्लोज बाय कंट्रीज, मतलब इसमें 12 का डिस्टेंस भी नहीं है। तो लोग श्रीलंका से लेके आए, बोले मैं तो इंडिया से लेके आया, काय का इंपोर्ट ड्यूटी? विपुल सर ने पढ़ा था 12 नॉटिकल माइल। आप झगड़ा ना करो, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई वहां पे ट्रीटी रहता है। आप बोलेंगे सर 7 नॉटिकल माइल हमने पढ़ा है, देखो नोट्स में लिखा है। सर काय का कस्टम ड्यूटी सर? ये तो इंडिया में है श्रीलंका, क्योंकि तो इसलिए वो जहाँ पे डिस्टेंस कम रहेगा ना, देयर विल हैव स्पेशल ट्रीटीज। ओके ना, अब इसका मैं आपको थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बता देता हूँ कि कैसे होता है। जब बाहर से गुड्स इंडिया में आते हैं ना, तो एज ए इंपोर्टर आई हैव टू सबमिट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। उसका डिटेल में डिस्कशन करूंगा सेक्शन 46 में, बहुत डिटेल में, बट अभी जस्ट बेसिक। द बिल ऑफ एंट्री इज द डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी सबमिटेड बाय इंपोर्टर टू द कस्टम ऑफिसर। अपना कस्टम ऑफिसर है अजय देवगन, अपने कैरेक्टर फिक्स है अपने, इसमें अजय देवगन है, दया शेट्टी है, दरवाजा तोड़ दो वाला, जयकांत शिकरे है, अनुपम खेर है। तो ये 5-6 कैरेक्टर को मैंने रख के पूरा पिक्चर आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको मेरे बस कैरेक्टर याद करने, नोट्स याद नहीं करने हैं। ओके, तो मेरे को अजय देवगन को ये लिस्ट देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। सो व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री इन सिंपल लैंग्वेज? अभी वो जो शिप इंडिया में आ रहा है, अजय देवगन को कैसे पता चलेगा कि उस शिप पे मेरे गुड्स कितने हैं? तो आई विल गिव हिम राइटिंग बाय दीज आर द गुड्स। तो अजय देवगन फिर उसमें मेरे को कितने गुड्स है, उसका वैल्यू क्या है, ड्यूटी क्या है, वो सब डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर अजय देवगन वो उसके वजह से एक कॉपी जाएगा, जो मैंने, ये सब ऑनलाइन होता है अभी, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अभी जिस बंदे से मैंने गुड्स लिए हैं है ना, वो किसको हैंडओवर करेगा? शिपिंग कंपनी को हैंडओवर करेगा। शिपिंग कंपनी उसको एक देगा एक्नॉलेजमेंट, है ना, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अपन ने जीएसटी में पढ़ा है ना। व्हाट इज डॉक्यूमेंट टाइटल? लॉरी रिसिप्ट विच गिव्स मी टाइट ओनरशिप। फिर वो भी मेरे पास आएगा, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, इसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। आपने सुना है कि नहीं वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, है ना? जैसे आप कुरियर को देते तो आपको रिसिप्ट मिलता है ना, तो वो जो बंदा गुड्स हैंडओवर करेगा शिपिंग कंपनी को, शिपिंग कंपनी विल गिव हिम सम डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। सो बिल ऑफ लेडिंग इज डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय ट्रांसपोर्टर, वो भी मेरे पास आएगा एक। तो वो और बिल ऑफ एंट्री भी दोनों सबमिट करूंगा, क्योंकि कस्टम ऑफिसर को क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली उस बंदे ने कौन से गुड्स शिप पे दिए और मैं कौन से डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो शिपिंग कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट दिया वो भी मेरे को क्या करना है, सबमिट करना है। तो अजय देखो दोनों चेक करेगा कि अच्छा ये शिप पे इतने गुड्स है, ये शिपिंग कंपनी ने सर्टिफिकेट दिया है और मैं भी उतना ही बोल रहा हूँ, तो ये सब वो चेक करेगा। एंड फिर वो
अगर ओके है तो फिर वो मेरे को बोलेगा ठीक है ड्यूटी भर दो, फिर मैं ड्यूटी भरूंगा, फिर मैं ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस लेके आऊंगा एंड उसके बाद गुड्स को क्या करूंगा, क्लियर करूंगा. सो दिस इज द जनरल प्रोविजन फॉर इम्पोर्ट. ठीक है, आज अपन इतना ही करते हैं. मेरे को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके लिए 20 मिनट लेंगे, आज टाइम नहीं है, तो मैं आगे का पार्ट कल पढ़ाता हूँ. तो इम्पोर्ट में अपन ने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी कल इसका डिटेल डिस्कशन में करता हूँ. इज दिस ओके? चलो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.